नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम जैव विविधता के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इकोलॉजी के बारे में समझा था। बेसिकली इकोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवों का, उसके पर्यावरण और पर्यावरण में पाए जाने वाले अन्य जीवों के संबंध के साथ जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। संबंध चाहे मैत्रीपूर्ण हो सकते हैं, कटुपूर्ण हो सकते हैं और सामान्य संबंध हो सकते हैं, लेकिन उन समस्त संबंधों का अध्ययन है वो इकोलॉजी कहलाती है। और इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी का जैव विविधता के साथ गहरा संबंध है। अगर पारिस्थितिकी सुदृढ़, मजबूत और अच्छी होगी तो वहां पर जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में पाई जाएगी। अब यहाँ हम देखें कि जैव विविधता होती क्या है। तो जैव विविधता जैव मंडल अर्थात भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन सभी मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों और प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता को जैव विविधता कहते हैं। और इनमें पारिस्थितिकी के संबंध में जितनी जटिलता पाई जाती है वो भी जैव विविधता के अंदर आती है। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र जितना जटिल होगा वहां जैव विविधता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो ये एक जैव विविधता की परिभाषा है। जैव विविधता को स्टडी करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहली अनुवांशिक विविधता अर्थात जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम जैसा कि हमें पता है कि समस्त जीवों की निर्माण की सबसे छोटी कड़ी सेल होती है, कोशिका होती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम कोशिकाओं में व्याप्त जीव की स्टडी करते हैं और वो स्टडी किसी एक जीव से उत्पन्न दूसरे जीव में होने वाली भेद, होने वाली विविधता के बारे में उत्तरदायी होती है। अर्थात कि यदि वातावरण में जीव को अनुकूलित करना हो और उसको जीवन यापन करना हो तो उसके लिए अनुवांशिक विविधता अर्थात जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करना अति आवश्यक है। अगर किन्हीं जीवों को हम समाप्त कर दें तो उनमें जो जीन जो उनमें रहते हैं उन जीनों में कमी आ जाएगी और जीन्स में कमी के कारण से वहां पर पारिस्थितिकी असंतुलन होगा और जैव विविधता में भी कमी आएगी। दूसरा जातीय विविधता अर्थात स्पीसीज डाइवर्सिटी। सामान्य जीव का समूह, जीवों के जो समूह होते हैं वो स्वतंत्र रूप से जो प्रजनन संतति का निर्माण करते हैं अर्थात अपनी स्पीसीज को ग्रो करते हैं, उसे जाति कहा गया है यहाँ पर। अर्थात समान जीवों से उत्पन्न जो उनकी संतानें होंगी वो एक ही जाति की कहलाएंगी। जैसे मनुष्य की संतानें मनुष्य हैं, जानवरों में कुत्ते की अगली संतान कुत्ता होगी। तो ये इस तरह से एक प्रजाति को डिफाइन करती है। और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाति की भिन्नता अति आवश्यक है। अगर जातीय भिन्नता नहीं पाई जाएगी तो पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ा जाएगा और वो फिर अपना एक नया एस्टैब्लिशमेंट खोजेगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की संपूर्ण क्रियाशीलता के लिए जातीय विविधता अति आवश्यक पहलू है, अर्थात उसको स्टडी किया जाना आवश्यक है। तीसरा जो भाग है वो पारिस्थितिकी विविधता अर्थात इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जिस प्रकार जातियों की भिन्नता आवश्यक है उसी प्रकार इकोसिस्टम की भिन्नता भी आवश्यक है। अर्थात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि विभिन्न तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। उसमें भी अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट है या डेजर्ट है, डेजर्ट में भी कोल्ड या हॉट डेजर्ट हो सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे एक्वेटिक सिस्टम में सलाइन एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है या सॉफ्ट वाटर इकोसिस्टम हो सकता है। तो भिन्न तरीके के इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम
की भिन्नता भी इकोलॉजी के लिए, एक साउंड इकोलॉजी के लिए अति आवश्यक है। तो इन 3 चरणों में हम जैव विविधता को संपूर्णता से समझ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैव विविधता का महत्व क्या है, क्यों जैव विविधता आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि जैव विविधता का संबंध इकोलॉजी से है, अर्थात इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो सब अपने इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे का प्रभाव है, वो ही जैव विविधता के महत्व को दर्शाता है। हम कुछ उदाहरण द्वारा ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जैव विविधता का होना आवश्यक है। मान लीजिए कि वनस्पतियां अर्थात प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बहुत आयत में है, तो ये तय है कि उनको उपभोग करने वाले जो उपभोक्ता होंगे, जो कंज्यूमर्स होंगे, उनकी भी संख्या में वृद्धि होगी। किन्हीं भी तरह से अगर हम उपभोक्ता को कम करते हैं तो उसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा, या उत्पादन को कम करते हैं तो उसका प्रभाव उपभोक्ता पर पड़ेगा। अर्थात उपभोक्ता को वहां शिफ्ट होना पड़ेगा जहां पर कि उत्पादन अधिक है। ऐसी स्थिति में जो इकोसिस्टम है वो अपने आप को रीएडजस्ट करेगा और रीबैलेंस करेगा। ठीक है, ऐसा ही दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों का काम होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और वातावरण में ऑक्सीजन को उत्सर्जित करती है। अर्थात वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंज्यूमर है और ऑक्सीजन की प्रोड्यूसर है। इसका बिल्कुल रिवर्स देखें तो जितना भी जीव जगत है वो ऑक्सीजन का एब्जॉर्बर है, कंज्यूमर है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड का रिजेक्टर है। तो ऐसी स्थिति में हमारा दोनों का एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है, इसलिए जैव विविधता का महत्व है। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि जो पक्षी या जीव जंतु पौधों में के जो बीज हैं उनके फलों को खाकर बीज को दूसरी जगह डिस्पर्स नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में जो वनस्पतियों का वितरण है वो प्रभावित होगा और वनस्पतियां अन्य जगहों पर उत्पादित नहीं हो पाएगी, उनका स्प्रेड नहीं होगा। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि जैव विविधता एक साउंड इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिकी के लिए अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि इस जैव विविधता पर समय के साथ में बहुत सारे संकट आए हुए हैं, उन संकटों का अध्ययन करते हैं। जैव विविधता पर आए हुए संकट के बारे में अगर हम स्टडी करें तो मुख्य रूप से संकट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा है मानवीय जनित संकट। प्राकृतिक आपदाओं में जैसा कि हम जानते हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, जंगल में लगी आग या ज्वालामुखी, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी वजह से जैव विविधता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और जैव विविधता में कमी आती है। लेकिन नेचर में होने वाले परिवर्तनों को रोका नहीं जा सकता। मानवीय कारण जो प्रमुख हैं उनमें है, हमने सो कॉल्ड डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो विकास के लिए बहुत सारे निर्माणों की आवश्यकता होती है। सड़क निर्माण, बांध निर्माण, भवनों का निर्माण, बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट का निर्माण। तो जहां पर भी हम निर्माण की बात करते हैं वहां पर जैव विविधता के लिए एक संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि नई नई कॉलोनियां, नई नई सड़कें बनती है, वहां पर कई तरह की प्रजाति के जीव जंतुओं को नष्ट करना पड़ता है अथवा वो अन्यत्र विस्थापित हो जाते हैं। इसके अलावा जनसंख्या में वृद्धि के कारण वाटर कंजम्पशन तेजी से बढ़ रहा है। ये वाटर कंजम्पशन बढ़ने के कारण जो सतही जल है उनके स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, तो वहां पर जो इकोसिस्टम है, वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु है उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, तो वो नॉर्मली समाप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक्वेटिक इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए वनों को काटना प्रारंभ किया है। वन की लकड़ी
उसके लिए जलाने के लिए काम आती है, सजावटी सामानों के लिए काम आती है। वन में रहने वाले जीव जंतु उनके शौक के लिए उनकी हत्या करना या उनको समाप्त करना, उससे जैव विविधता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जानवरों का शिकार एक मुख्य कारण है। प्रारंभ में भूख के लिए जानवरों का शिकार किया जाता था, जो किसी हद तक उचित माना जा सकता है, लेकिन अब व्यापार के लिए अथवा आदमी की अपनी लालसाओं के लिए अगर उनका शिकार किया जाता है तो वो जैव विविधता पर गहरा हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है। तो ये हमने देखे कि विभिन्न प्रभाव है जो कि जैव विविधता पर संकट उत्पन्न किए हुए हैं। तो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में स्टडी करती है, उसने इस तरह के जीव जो कि बहुत अल्प मात्रा में रह गए हैं उनके ऊपर एक रैट डेटा हैंडबुक बनाई है, जिसमें उन सभी जानवरों की और उन सभी वनस्पतियों की सूची है जो कि प्रायः लुप्त होने की कगार पर है, अतः उनका संरक्षण अति आवश्यक है। जब हम संकट की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन संकटों से बचाव ही संरक्षण की श्रेणी में आएगा। तो कई ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें संरक्षित करना अति आवश्यक है। तो संरक्षण की कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम ऐसे लुप्त प्राय जो जीव हैं उन्हें संरक्षित अथवा वनस्पतियां उन्हें संरक्षित करने के प्रयास किए जा सके। उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: इन साइटू कंजर्वेशन, एक्स साइटू कंजर्वेशन और जीन बैंक। इन साइटू कंजर्वेशन में जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है, उसे इन साइटू संरक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए, कई क्षेत्रों को वन्य अभयारण्य घोषित किया गया है और पशु विहार क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां पर कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अथवा शिकार अवैध माना गया है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो नियमों में इस तरह के प्रावधान कर हम उन जीवों को उनके प्राकृतिक पर्यावरण में स्वच्छंद जीने के लिए और संतानोत्पत्ति द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं। एक्स साइटू कंजर्वेशन में जहां इन साइटू कंजर्वेशन संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होता, अर्थात जहां पर उनकी संख्या इतनी अल्प मात्रा में हो गई है कि नेचुरल तरीके से भी उन्हें संरक्षित नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में उन्हें एक्स साइटू कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें शोध संस्थान विभिन्न प्रयोगशालाओं में उन जीव जंतुओं को रखकर उनके लिए अनुकूल पर्यावरण प्रदान किया जाता है, जिससे कि वो ग्रो कर सकें और अपनी संख्या में वृद्धि कर सकें। तीसरा है जीन बैंक। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के लेक्चर्स में भी बताया है कि जीव की सूक्ष्मतम इकाई सेल है और सेल का निर्माण प्रोटोप्लाज्म से होता है। तो जीन बैंक के अंतर्गत विलुप्त प्राय प्रजाति के वनस्पतियों अथवा जीवों का प्रोटोप्लाज्म को हम संरक्षित कर लेते हैं, ताकि समय पर हम उनको दोबारा उगा सके अथवा उनको दोबारा डेवलप किया जा सके। तो ये जैव विविधता के संरक्षण की विभिन्न इकाइयां हैं जिनके द्वारा हम संरक्षण किया जा सकता है। जैव विविधता संरक्षण के उपाय, ये इन विधियों के अलावा सामान्य उन उपायों में सर्वप्रथम तो है सरकार द्वारा ऐसे नियम, ऐसे कठोर प्रावधान बनाए जाने चाहिए जिससे कि मानव की आखेट की जो इच्छा है वो समाप्त की जा सके, अर्थात शिकार पर पाबंदी होनी चाहिए। अन्य तरीकों में हमें वनों को प्रोत्साहन देना चाहिए, अर्थात वन लगाए जाने चाहिए, वनों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। अगर वन अधिक होंगे तो वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या स्वतः ही बढ़ जाएगी और एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी का निर्माण होगा। इस श्रेणी में उद्यान वन हो सकते हैं, सामाजिक वन हो सकते हैं और सामान्य वन हो सकते हैं। इसके अलावा हम जानवरों की दैनिक आदतों पर, उनकी फूड हैबिट्स पर
उनकी फर्टिलिटी हैबिट्स पर, उन हैबिट्स पर हम एक गहन अध्ययन करें, ताकि उस अध्ययन के द्वारा हम सरकार को कुछ पॉलिसीज बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके कि उनके जीवन की वृद्धि करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज का निर्माण हो सकता है। इस तरह के कई ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। वनों को काटना उनमें एक बहुत बड़ा उपाय है। वनों की कटाई को रोककर हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं और जैव विविधता को भी बनाए रख सकते हैं। तो आज हमने देखा कि जैव विविधता के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरह से जिस तरह मानव का जीवन आवश्यक है, उसी तरह अन्य जीवों का जीवन भी उतना ही आवश्यक है और वनस्पतियों का भी उतना ही आवश्यकता है। और इन सब का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव है। उस प्रभाव को स्टडी करना और उसको अपने जीवन में पालन करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।